नमस्ते। आज हम शुरू करने वाले हैं मानव रोग आज हम शुरू करने वाले हैं मानव ग्रंथियां, ह्यूमन ग्लैंड्स। ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको साइंस का पूरा इंट्रोडक्शन बताया था। साइंस के आधुनिक और जो जनक हैं उसके बारे में बताया था। साइंस या विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं अरस्तु, और आधुनिक जनक जो हैं वो है गैलीलियो। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो भाग है वो है आपका बायोलॉजी या जीव विज्ञान। दूसरा जो भाग है आपका रसायन शास्त्र, जिसे केमिस्ट्री कहा जाता है। और तीसरा जो भाग था आपका भौतिकी या फिजिक्स। ठीक है। अब हम आज जो शुरू करने वाले हैं, हम आज बायोलॉजी का पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं, और टॉपिक का नाम है मानव ग्रंथियां, ह्यूमन ग्लैंड्स। हिंदी में इसको कहा जाता है मानव ग्रंथियां। सबसे पहले बात आती है कि ग्रंथि होती क्या है। ग्रंथि उसे कहा जाता है जो किसी पदार्थ का स्त्रावण करे। ठीक है। सिक्रेशन ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड ग्लैंड। ठीक है। ऐसा कोई भी पदार्थ जो हमारे शरीर में उसका स्त्रावण होता रहता है, उसी को क्या कहा जा सकता है, ग्रंथियां। अब ग्रंथियों के रूप में या स्त्रावण के रूप में कितने पदार्थ आते हैं, तो जनरली 3 प्रकार के पदार्थ आते हैं जो कि ग्रंथि के अंतर्गत आ सकते हैं। वो पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं, तो वो पदार्थ हो सकते हैं आपके हार्मोन, दूसरा हो सकता है आपका एंजाइम, और तीसरा हो सकता है रस। ठीक है। रस जिसको हम जूस भी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के पदार्थों का स्त्रावण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रंथियां। इन ग्रंथियों से ही इन 3 प्रकार के पदार्थों का स्त्रावण होता है। और ये पदार्थ जो होते हैं ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। किस प्रकार से सहायक होते हैं ये मैं आपको अब बताऊंगी। ठीक है। हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, वृद्धि और हमारे शरीर का पोषण या विकास करते हैं। जैसे कि हमारी हेल्थ हो जाती है, हमारे अंदर जो भी किशोरावस्था के बाद में जो भी बदलाव आते हैं वो सारे के सारे बदलाव आते हैं हार्मोन्स के बाद। ठीक है। क्योंकि किशोरावस्था के बाद ही हमारे शरीर में हार्मोन्स का सही तरीके से बनना शुरू हो जाता है। जैसे कि लड़कों में जो भी बदलाव आएंगे हार्मोन्स के द्वारा, वो आएंगे कि उनकी जो दाढ़ी मूछें हैं वो निकल आएगी, उनका जो बोलने का तरीका है तो उसमें भारीपन आ जाएगा, आवाज में भारीपन आ जाएगा। उसी प्रकार से महिलाओं में या लड़कियों में, महिलाओं को नहीं कह सकते, लड़कियों में जो भी बदलाव आएंगे किशोरावस्था में, वो जो बदलाव आएंगे उनका पीरियड, जो मेंस्ट्रुएशन टाइम होता है वो शुरू हो जाएगा। उसके साथ में उनके स्तन उभर आएंगे, और भी थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं जो कि हार्मोन्स के कारण आते हैं। एंजाइम और जो जूस या रस होते हैं वो हमारे भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। जैसे कि टाइलिन एंजाइम होता है जो हमारे लार में पाया जाता है, जूस होता है, अग्नाशयी रस होता है, अमाशय क्या बोल सकते हैं, जठर रस होता है जो कि अमाशय से स्त्रावित होता है। जठर रस को कहा जाता है गैस्ट्रिक जूस। तो ये जो एंजाइम और जूस होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे भोजन का पाचन करते हैं। ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। इट इज हेल्पफुल जितने भी प्रकार के रस और एंजाइम होते हैं वो हमारे भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। इट इज हेल्पफुल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है। जितने भी प्रकार के रस होते हैं, जितने भी प्रकार के एंजाइम होते हैं, ये हमारे भोजन के लिए, भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। और हार्मोन्स जितने भी होते हैं ये क्या करते हैं, तो ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं।
इट इज हेल्पफुल फॉर growth and development of our body। ठीक है, जितने भी प्रकार के हार्मोन्स होते हैं वो शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, और जितने भी प्रकार के एंजाइम और जूस होते हैं वो सभी के सभी भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम किस में पढ़ने वाले हैं? मानव ग्रंथि में पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन ग्लैंड्स में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बात आती है कि जो ग्रंथियां होती है वो होती कितने प्रकार की है। तो ग्रंथियां जनरली या सामान्य तौर पर ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली जो ग्रंथि होती है वो होती है आपकी अंतःस्त्रावी ग्रंथि। अंतःस्त्रावी ग्रंथि जिसे कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरी जो आपकी ग्रंथि होती है वो होती है बहिस्त्रावी। बहिस्त्रावी ग्रंथि जिसको कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। और तीसरी जो ग्रंथि होती है वो होती है आपकी मिक्स्ड ग्लैंड जिसको कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड। तो ये 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। एक होती है अंतःस्त्रावी ग्रंथि, दूसरी होती है बहिस्त्रावी ग्रंथि, और तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि। अब जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है ये किस प्रकार की होती है? नलिका रहित होती है या नली युक्त होती है? तो ये जो होती है ये नलिका रहित ग्रंथि होती है। ठीक है, जितने भी प्रकार की अंतःस्त्रावी ग्रंथियां होती है ये नलिका रहित यानी कि डक्ट लेस ग्लैंड, नलिका रहित ग्रंथियां होती है। जितने भी प्रकार की बहिस्त्रावी ग्रंथियां होती है ये नलिका युक्त होती है। क्या होती है? नलिका युक्त ग्रंथियां, या हम इसे कह सकते हैं डक्ट ग्लैंड। ठीक है, और मिश्रित ग्रंथियां इसमें नलिका युक्त भी हो सकती है और नलिका रहित भी होती है, क्योंकि जो मिश्रित ग्रंथियां होती है ये अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों से मिलकर बनी होती है। किन से मिलकर बनी होती है? तो ये अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी ग्रंथियों से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथियां। अब देखो, ऐसी नलिकाएं या ऐसी ग्रंथियां जो डायरेक्ट किसमें? रक्त में मिल जाती है उनको क्या कहा जाता है? नलिका रहित ग्रंथियां कहा जाता है, जो कि अंतःस्त्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती है। बहिस्त्रावी ग्रंथि जो होती है ये डक्ट नलिका युक्त होती है, मतलब इसमें जो भी स्त्रावण होगा पदार्थ का वो नलिकाओं के माध्यम से होगा। जैसे कि नलिका रहित जो ग्रंथियां होगी वो ये किसका निर्माण करती है? तो नलिका रहित, या हम बोल सकते हैं कि जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां होती है ये किसका निर्माण करती है? किस प्रकार के पदार्थ का निर्माण करती है? तो यहाँ पर निर्माण होता है हार्मोन का। यहाँ पर हार्मोन का निर्माण होता है। और जो बहिस्त्रावी ग्रंथियां होती है यहाँ पर सभी प्रकार के क्या बनते हैं? एंजाइम का निर्माण होता है, एंजाइम और रसों का।
एंजाइम और रसों का निर्माण होता है, ठीक है। और मिश्रित ग्रंथि में हार्मोन्स और एंजाइम दोनों ही चीजें बनेगी, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथियां कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि ग्रंथियां किन्हें कहा जाता है, ग्रंथियां उन्हें कहा जाता है जो किसी पदार्थों का स्त्रावण करे। वो पदार्थ किस प्रकार के हो सकते हैं, तो वो पदार्थ 3 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, या अन्य भी हो सकते हैं कुछ, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के ही होते हैं। पहला होता है आपका हार्मोन्स। हार्मोन्स जो होते हैं आपके शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। जिस प्रकार से आपका शरीर बढ़ता जाता है उसमें जो भी बदलाव आएंगे वो सब आपके हार्मोन्स के द्वारा ही आएंगे। दूसरा जो होता है आपका एंजाइम होता है, एंजाइम। और तीसरा जो होता है आपका रस या जूस जिसको हम कहते हैं, ये होते हैं। और ये दोनों ही किसमें सहायक होते हैं, तो ये आपके भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। इसके बाद में बात आती है कि ग्रंथियां होती कितनी हैं, तो ग्रंथियों के 3 प्रकार होते हैं, या ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो होती है अंतःस्त्रावी, दूसरी होती है बहिस्त्रावी, और तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जो होती है ये नलिका रहित होती है, इसमें डायरेक्ट जो भी हार्मोन बनेगा पूरा आपके रक्त में घुल जाएगा और उसी के द्वारा आपके शरीर की वृद्धि और विकास होती रहेगी। लेकिन जो बहिस्त्रावी ग्रंथियां होती है ये नलिका युक्त होती है, इसमें कुछ डक्ट पाई जाती है जो कुछ ही वाहिकाओं में प्रवाहित होती रहती है। और तीसरी जो होती है वो आपकी मिश्रित ग्रंथि होती है जो कि अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों से मिलकर बनी होती है। उसके बाद में बात आती है कि अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती कितने प्रकार की होती है, बहिस्त्रावी ग्रंथि कितने प्रकार की होती है और मिश्रित ग्रंथि कितने प्रकार की होती है। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ सामान्य जानकारी देना चाहूंगी, जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं या आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये जो मैं पॉइंट आपको लिखवाने जा रही हूँ ये एग्जाम ओरिएंटेड है, पूरे एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं, तो आपको इन पर थोड़ा जोर देना पड़ेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। यकृत जो होता है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग भी होता है और सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो अंग आपका त्वचा होता है, लेकिन भारी अंग अगर पूछे तो भारी अंग होता है आपका यकृत, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो वो है आपका यकृत, या इसको कहा जाता है लीवर और इसी को कहा जाता है जिगर, ठीक है। दूसरी दूसरी बात जो आती है, मानव शरीर का सबसे भारी अंग, सबसे भारी अंग, तो सबसे भारी अंग भी क्या है आपका यकृत ही है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो वो है आपकी त्वचा। आपकी त्वचा जो है आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो होता है कोलेजन, क्योंकि आपकी त्वचा में ही कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि, अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है थायराइड, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड,
हिंदी में इसको कहा जाता है अवटु ग्रंथि। ये आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो वो होती है आपकी पीयूष ग्रंथि। कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद में अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, ठीक है, मिश्रित ग्रंथि, तो मिश्रित ग्रंथि जो होती है वो होती है आपकी, एक तो होता है आपका अग्नाशय जिसको कहा जाता है पैनक्रियाज। दूसरा जो होता है आपकी लैंगिक ग्रंथियां होती है, लैंगिक ग्रंथि। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि, इसी को कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये है मास्टर ग्रंथि। अगर आपसे पूछा जाए कि सुपर मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, सुपर मास्टर ग्रंथि, सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? सुपर मास्टर ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये कुछ जनरल सी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी, और ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो होती है आपका यकृत, लीवर या जिगर। आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है, तो सबसे भारी अंग होता है यकृत। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो वो होता है आपकी त्वचा। उसके बाद में मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी, वो होती है थायराइड, जिसको कहा जाता है हिंदी में अवटु ग्रंथि। उसके बाद में बात आती है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है पीयूष ग्रंथि। लेकिन अगर कोई ज्यादा डीप में पूछ ले तो आपको ऑप्शन में पीनियल ग्रंथि भी मिल सकता है, और जो पीयूष ग्रंथि है वो दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि भी मान सकते हैं उसको। लेकिन जो एनसीईआरटी बुक है उसके हिसाब से पीयूष ग्रंथि जो होती है वो उसी को सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, साथ में मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कहा जाता है, और साथ में उसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को ही। सुपर मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, तो वो होता है आपका हाइपोथैलेमस। मिश्रित ग्रंथि किसको कहा जाता है, तो वो होता है आपका अग्नाशय और लैंगिक ग्रंथियां। ये सभी क्या आती है? मिश्रित ग्रंथियों के अंतर्गत आती है। अब हम बात करेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि के कितने प्रकार होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा अंतःस्रावी ग्रंथि। उसके अंतर्गत हम सभी प्रकार की ग्रंथियां पढ़ेंगे। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। एक तरफ आप लिखिए अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरी तरफ आप लिखिए बहिस्रावी ग्रंथि। कितने प्रकार की होती है मैं आपको अभी प्रकार बता देती हूँ, बाकी किसके क्या काम होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे।
बहिस्त्रावी ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जो होती है वो जनरली अलग अलग टाइप से हो सकती हैं, जैसे कि पहली आपकी अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है पीयूष ग्रंथि? तो ये आपके मस्तिष्क में पाई जाती है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, किसी ग्रंथि का नाम दे दिया और पूछेंगे कि ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो आपको उसकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। तो आपकी जो पीयूष ग्रंथि होती है ये आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। दूसरी जो आपकी ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि ये भी कहाँ पाई जाती है? तो ये भी आपके मस्तिष्क में ही पाई जाती है। उसके बाद में तीसरी जो आपकी ग्रंथि है वो है थायराइड या अवटु ग्रंथि जिसको कहा जाता है। अवटु ग्रंथि, इंग्लिश में इसको कहा जाता है थायराइड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये आपके गले में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? आपके गले में। चौथे नंबर की जो ग्रंथि है पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड ग्लैंड ये जो होती है ये भी आपके गले में ही पाई जाती है। जो थायराइड ग्रंथि थी या अवटु ग्रंथि थी उसके चारों तरफ ही क्या पाई जाती है? पैराथायरॉइड ग्लैंड पाई जाती है। तितली के आकार की होती है आपकी थायराइड ग्लैंड, और उसी के पैरों के तरफ या एच आकार का भी बोल सकते हैं, इस तरीके से होती है आपकी थायराइड ग्लैंड। बटरफ्लाई शेप्ड इसीलिए इसको कहा जाता है तितली या बटरफ्लाई ग्लैंड। तो यहाँ पर होती है ये इस तरीके से पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये पूरी थायराइड है और ये जो मैंने आपको बनाया है ये पैराथायरॉइड ग्लैंड है। तो इस तरीके से आपकी ग्रंथि पाई जाती है पैराथायरॉइड। उसके बाद में 5वें नंबर पे आती है एड्रीनल। पांचवें नंबर पे जो ग्रंथि आती है वो है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड को हिंदी में कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। ये अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, अधिवृक्क ग्रंथि कि एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये किडनी के ऊपर पाई जाती है। आपकी जो किडनी है या गुर्दे जिसको कहा जाता है, वृक्क कहा जाता है, तो उसके ऊपर क्या पाई जाती है? आपकी एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड हिंदी में भी इसको यही कहा जाएगा थाइमस ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी पाई जाती है उरोस्थि के पीछे, उरोस्थि के उरोस्थि के पीछे क्या पाई जाती है? आपकी थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। अब उरोस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ये जो आपकी पीछे की तरफ होती है, किडनी के पीछे की तरफ की हड्डी होती है जिसको कहा जाता है स्टर्नम, उसी के पीछे उरोस्थि यानी कि स्टर्नम के पीछे जो ग्रंथि पाई जाती है वो पाई जाती है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो ये इतने प्रकार की अंतःस्त्रावी ग्रंथियां होती है और इन सभी ग्रंथियों की लोकेशन एग्जाम में पूछी जाती है। इन ग्रंथियों के कार्य पूछे जाते हैं कि किस ग्रंथि का क्या कार्य होता है। उसके बाद में आता है
स्त्रावी ग्रंथि। बहिस्त्रावी ग्रंथियां जो होती है वो नलियों के द्वारा प्रवाहित, मतलब जो भी एंजाइम्स और जूस बनते हैं वो नलियों के द्वारा उसमें प्रवाहित होते हैं। तो पहली जो बहिस्त्रावी ग्रंथि है वो है आपकी पसीना ग्रंथि। पसीना ग्रंथि जिसको कहा जाता है स्वेटिंग ग्लैंड। ठीक है। अब एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि मानव शरीर में ऐसे कौन से अंग है जहां पर पसीना नहीं आता या पसीना का अभाव रहता है। तो मानव शरीर में केवल 2 अंग है जहां पर पसीने का अभाव रहता है। पहला जो भाग होता है वो होता है होंठ, जहां पर पसीने का अभाव होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है एलियोरा। ठीक है। एलियोरा जो होता है, जो पुरुष और महिलाओं के स्तन होते हैं उनके जो बीच का भाग होता है, काला वाला भाग जिसको चुचुक कहा जाता है, वहां पर कोई पसीना नहीं आता है। इन 2 अंगों पर पसीने का अभाव रहता है। तो पहली जो ग्रंथि है वो पसीना ग्रंथि है, स्वेटिंग ग्लैंड है। दूसरी जो आपकी ग्रंथि है वो है लारीय ग्रंथि। लारीय ग्रंथि जिसको कहा जाता है सलाइवरी ग्लैंड। तीसरी जो आपकी ग्रंथि है वो है दुग्ध ग्रंथि। दुग्ध ग्रंथि। चौथी जो है वो है अश्रु ग्रंथि। ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्रकार की लैंगिक ग्रंथियां होती है वो मिश्रित ग्रंथियां होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वृषण ग्रंथि कहाँ पर किसके अंतर्गत आती है, तो वो अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से जो ओवरी ग्लैंड्स होती है वो कहाँ पाई जाती है या किस ग्रंथि के अंतर्गत आती है, तो वो अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत ही आएगी। लेकिन अगर केवल लैंगिक ग्रंथि का पूछे तो वो मिश्रित ग्रंथि में आएंगी। लेकिन अगर ऐसा बोला जाता है कि नर वृषण ग्रंथियां किस ग्रंथि के अंतर्गत आती है, तो वो अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत ही आती है। उसी प्रकार से ओवरी या अंडाशय जो ग्रंथियां हैं वो भी अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत ही आती है। उसके बाद में कान में एक ग्रंथि पाई जाती है, अश्रु ग्रंथि जो होगी ये आपकी आंखों में पाई जाएगी। पसीना ग्रंथि जो है वो आपकी त्वचा में पाई जाएगी। ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इनकी जगह कि कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जाएगा। आपका पसीना ग्रंथि जो है ये आपकी त्वचा में पाई जाएगी। लारीय ग्रंथि आपके मुख में पाई जाएगी, मुख गुहा। मुख गुहा में आपकी लारीय ग्रंथि पाई जाती है। दुग्ध ग्रंथि स्तन में पाई जाएगी, स्तन ग्रंथि भी बोल सकते हैं इनको। उसके बाद में अश्रु ग्रंथियां जो हैं वो आपकी आंखों में पाई जाएगी। अश्रु ग्रंथि आपकी आंखों में पाई जाएगी। एक बात है, एक बीमारी हो जाती है जब अश्रु ग्रंथियां सूख जाती है, तो उस कंडीशन में एक रोग हो जाता है। उस रोग को कहा जाता है ज़ीरोफ्थेल्मिया। ज़ीरोफ्थेल्मिया जिसमें क्या होता है कि आपकी जितने भी प्रकार की अश्रु ग्रंथियां होती है आंखों में वो पूरी तरीके से सूख जाती है। इंसान कितना भी रोने की कोशिश करता है उसके आंसू निकल ही नहीं पाते हैं। पांचवी जो ग्रंथि है वो आपकी कान में या आपकी आंत में पाई जाती है। आंत में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है, सॉरी यहाँ पर मैं ब्रुसेंस लिख देती हूँ। ब्रुसेन ग्रंथि। ब्रुसेन ग्रंथि जो होती है ये पाई जाती है आपकी आंत में।
नेक्स्ट है आपकी सौर्मीन ग्रंथि। सौर्मीन ग्रंथि जो है वो आपकी पाई जाती है कान में। सिरोमीन, सिरोमीन ग्रंथि, ये इतने प्रकार की सभी ग्रंथियां हैं जो कि आपके शरीर में बहिस्त्रावी ग्रंथियों के रूप में जानी जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। मैंने आपको पढ़ाया आज मानव ग्रंथियां। ग्रंथियां जो किसी पदार्थ का स्त्रावन करे। कितने पदार्थों का? तो जनरली या सामान्य तौर पर 3 पदार्थों का, हार्मोन, रस और एंजाइम। हार्मोन क्या करते हैं? हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। रस और एंजाइम क्या करते हैं? तो रस और एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है। तो ग्रंथियां सामान्य तौर पर या जनरली 3 टाइप्स की होती है, 3 तरीके की होती है। पहली होती है अंतःस्त्रावी ग्रंथि। अंतःस्त्रावी ग्रंथि जो होती है, इसमें किसका निर्माण होता है? तो इसमें हार्मोन्स का निर्माण होता है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? तो ये इतने प्रकार की होती है। पहली होती है पीयूष ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। अवटु या थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये आपके गले में पाई जाती है। पैराथायरॉइड ग्लैंड या पैराथायरॉइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये भी गले में ही पाई जाती है। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये आपकी किडनी के ऊपर पाई जाती है। और थाइमस ग्रंथि जो होती है, ये कहाँ पाई जाती है? तो थाइमस ग्रंथि जो होती है वो पाई जाती है आपकी उरोस्थी के पीछे की तरफ। उरोस्थी के पीछे की तरफ पाई जाती है आपकी थाइमस ग्लैंड। यही वो ग्रंथि है जिसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ हार्मोन का निकलना बंद हो जाता है। ये सबसे ज्यादा उत्तेजित जो होती है वो होती है 15 से 20 साल की उम्र में, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे की ग्रोथ जो होती है बहुत तेजी से होती है, क्योंकि वो किशोरा अवस्था में आ जाता है और जल्दी जल्दी वो वयस्क अवस्था में भी आ जाता है। तो इस कंडीशन में थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है वो बहुत ज्यादा निकलता है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती है। और उम्र ढलने के साथ साथ ये ग्रंथि कमजोर हो जाती है, जिसके कारण इसका हार्मोन जो बनता है वो भी कम बन पाता है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, इम्यून सिस्टम जो होता है वो कमजोर हो जाता है उम्र के साथ में, उम्र के बढ़ने के साथ में। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है इसी को कहा जाता है 3F ग्रंथि। ये सारी चीजें मैं आपको नोट करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। पहले आप ओरली सुन लीजिए इसको कि एड्रिनल जो ग्लैंड होती है इसी को कहा जाता है 3F ग्रंथि। 3F, फियर, फाइट और फ्लाइट। ठीक है, 3F ग्रंथि कहा जाता है। साथ में इसी को कहा जाता है लड़ो और उड़ो उड़ो या लड़ो मरो ग्रंथि कहा जाता है, लड़ो मरो ग्रंथि। ठीक है, पैराथायरॉइड ग्रंथि जो होती है इसका कोई अन्य नाम नहीं है, लेकिन थायराइड ग्रंथि का अन्य नाम है बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद में पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है मस्तिष्क की तीसरी आंख, और इसी को कहा जाता है जैविक घड़ी। मनुष्य की जैविक घड़ी किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पीनियल ग्रंथि को। पीनियल ग्रंथि को ही कहा जाता है मनुष्य की जैविक घड़ी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। यह हम ऐसा बोल सकते हैं कि मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। इसके साथ में हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है वो भी यहीं पर आ जाएगी। आप हाइपोथैलेमस भी लिख सकते हैं यहाँ पर। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये भी कहाँ पाई जाती है? तो ये भी आपके मस्तिष्क में ही पाई जाती है। आपने सुने ही होगा मस्तिष्क के भाग होते हैं,
मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तो हाइपोथैलेमस जो होता है ये अग्र मस्तिष्क का ही भाग होता है, ठीक है। और यहीं पर हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है जो कि हमारे सारे इमोशंस को कंट्रोल करती है। उसके बाद में है बहिस्त्रावी ग्रंथियां। बहिस्त्रावी ग्रंथियां पसीना ग्रंथियां होती है जो कि आपकी त्वचा में पाई जाती है। लारीय ग्रंथि होती है जो आपके मुख गुहा में यानी कि लार को बनाने में सहायक होती है। दुग्ध ग्रंथियां होती है, महिलाओं में पाई जाती है दुग्ध ग्रंथियां। जब भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के समय से ही उनका जो है दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने लग जाती है, जिसके कारण उनके स्तन भारी हो जाते हैं और फिर जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो दुग्ध का स्त्रावण शुरू हो जाता है। उसके बाद में होता है अश्रु ग्रंथियां। अश्रु ग्रंथियां आपकी आंखों में पाई जाती है। और उसके बाद में होता है ब्रुसेन ग्रंथि। ब्रुसेन ग्रंथियां जो होती है आपकी आंत में पाई जाती है। ये आंत में पाई जाती है आपके भोजन को पचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि यहाँ से जो एंजाइम और जो जूस निकलते हैं वो आपके भोजन का पूरी तरीके से या पूर्ण पाचन करने में सहायक होते हैं। सिरोमिन ग्रंथि जो होती है ये आपके कान में पाई जाती है। ये आपने शायद हो सकता है 2 नए नाम सुने हैं, पर अभी तक आपने इतने ही नाम सुने होंगे, ये 2 नए नाम सुने हैं, पर इन्हें भी ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए। और आपसे पूछा जा सकता है कि कान में कौन सी ग्रंथि होती है, तो वो होती है सिरोमिन ग्रंथि, ठीक है। इतना आपको समझ में आया तो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ मिश्रित ग्रंथि के बारे में। मिश्रित ग्रंथि जो होती है तीसरे नंबर पे हमारी मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम एक तो पढ़ेंगे अग्नाशय। अग्नाशय जिसको कहा जाता है पैनक्रियास। दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे लैंगिक ग्रंथियां। लैंगिक ग्रंथियां बहुत प्रकार की होती है, तो ये सभी इसमें हम पढ़ने वाले हैं मिश्रित ग्रंथि में। मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर में जो पसीने रहित जो अंग हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पसीने के अभाव में जो पाए जाते हैं। पसीना रहित अंग, शायद आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा, अब कर लीजिएगा। पसीना रहित अंग जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है हमारे होंठ होते हैं। होंठ के ऊपर कभी पसीना नहीं आता है। होंठ या जिसको कहा जाता है लिप्स, लिप्स के ऊपर कभी पसीना नहीं आता है। ये यहाँ पर केवल वसा होती है। और जो लोग बोलते हैं ना कि लिपस्टिक, फीमेल्स जो होती है वो लिपस्टिक लगाती है उसके ऊपर पानी पानी सा आ जाता है, तो वो जो होता है वो लिपस्टिक में जो पाई जाने वाली फेट होती है वो उसके कारण ऐसा होता है, ठीक है। वैसे होंठ के ऊपर कभी पसीना नहीं आता है। दूसरा जो होता है वो होता है एलियोरा। ये वाला जो भाग होता है स्तनों के बीच का भाग होता है। ये महिला पुरुष दोनों में पाया जाता है। और स्तनों पर पाया जाने वाला जो काला हिस्सा होता है वो उसी को कहा जाता है एलियोरा। और हिंदी में इसको कहा जाता है चुचुक। चुचुक भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इन 2 अंगों पर कभी भी पसीना नहीं आता है। नेक्स्ट, कितने टाइप्स की जो अंतःस्रावी ग्रंथि, जितने भी टाइप्स की मैंने अंतःस्रावी ग्रंथियां आपको बताई है उन्हें हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। 2 क्लासेस में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका मानव ग्रंथि। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को जितना ज़्यादा आपको अच्छा लगे उतना ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।